हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। कल हमने वैदिक साहित्य और लौकिक साहित्य किया था। हमने प्राचीन काल की भाषाएं की थी। आज हम मध्यकाल की भाषा करेंगे। मध्यकाल की भाषा मध्यकाल की भाषा आर्य भाषा है। ठीक है। इसमें पाली आ जाती है। पाली संस्कृत की अपभ्रंश भी कही जाती है। ठीक है। अपभ्रंश को पाली भी कहा जाता है संस्कृत की। उसके बाद पाली भाषा में बुद्ध के उपदेश दिए गए थे। जो ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि बुद्ध के उपदेश किस भाषा में दिए गए थे, तो बुद्ध के उपदेश पाली भाषा में दिए गए थे। उसके बाद आ जाता है पाली। अर्थ होता है ग्रामीण भाषा। पाली का क्या अर्थ है? ग्रामीण भाषा, जो गांव में बोली जाती है। ठीक है, उसको पाली भाषा कहा जाता है। प्राकृत। प्राकृत के भी आगे दो रूप है, एक प्रथम रूप, एक द्वितीय रूप। प्रथम रूप है पाली। प्राकृत का प्रथम रूप पाली आ जाता है। पाली में आगे त्रिपिटक ग्रंथों की रचना हुई है। त्रिपिटक मतलब तीन। त्रि मतलब तीन, तो त्रिपिटक हो गया। ठीक है। सूतक पिटक, विनय पिटक, अधिम पिटक, त्रिपिटक, ये भी इंपॉर्टेंट है। त्रिपिटक ग्रंथ कौन से हैं? तो कौन से हैं? सूतक पिटक, विनय पिटक, अधिगम पिटक। अगर पूछा जाए त्रिपिटक कितने ग्रंथ है, तो इसके नाम से ज्ञात हो जाता है। त्रि मतलब तीन। आगे आ गया पाली भाषा प्रथम देश भाषा कही जाती है। सुत्त पिटक साधारण बातचीत के ढंग से गाए बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। सुत्त पिटक में क्या है? साधारण बातचीत करते हुए बुद्ध के उपदेशों का गाया गया, उसको साधारण ढंग से उसके उपदेश दिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट आ गया, इसमें 5 निकाय आते हैं। उसके बाद है विनय पिटक। विनय पिटक। ठीक है। विनय पिटक में बुद्ध की उन शिक्षाओं का संकलन है जो समय समय पर संघ संचालन और नियमित करने के लिए दी जाती थी। उसके बाद इस इसमें समय समय पर संचालन किया जाता है। नियमित तौर पर विनय पिटक भाषा का जो है शिक्षाओं का संकलन किया गया है। नियमित तरीके से इसको संकलन संघ किया गया है इसका। उसके बाद अधिगम पिटक। अधिगम पिटक में चित्त चैतसिक आदि धर्मों का विषाद विश्लेषण किया गया है। जो अधिगम पिटक है उसमें जो चित्त चैतसिक धर्म है उनका विषाद विश्लेषण किया गया है। पाली भाषा के 3 व्याकरण ग्रंथ हैं। प्राकृत, द्वितीय, ठीक है। प्राकृत, द्वितीय प्राकृत। इसमें आगे आ गया द्वितीय प्राकृत। पहले हमने प्रथम प्राकृत की थी, अब द्वितीय प्राकृत। मध्यकाल आर्य भाषा को प्राकृत भी कहा जाता है। प्राकृत प्राचीन जन भाषा है। ठीक है। प्राकृत की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। प्राकृत, द्वितीय प्राकृत की साहित्य प्राकृत भी कहा जाता है। प्राकृत भाषा के आगे 2 रूप थे। पहले थी पाली, दूसरी प्राकृत थी। ठीक है। और इसे आर्य भाषा कहा जाता है। ये प्रिंट अगर पूछा जाए आर्यों की भाषा कौन सी है, तो प्राकृत है। ये प्राचीनतम जन भाषा कही जाती है। अगर पूछा जाए कि संस्कृत की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो जो प्राकृत से हुई है। द्वितीय प्राकृत को ही साहित्य प्राकृत भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आ गया प्राकृत व्याकरण। ठीक है। सर्वप्रथम वररुचि का नाम आता है। वररुचि बहुत ही इंपॉर्टेंट कवि मानेंगे, उस टाइम के आचार्य माने गए हैं। प्राकृत व्याकरण में सर्वप्रथम वररुचि का नाम आता है। वररुचि के ग्रंथ का नाम था प्राकृत प्रकाश। ये भी इंपॉर्टेंट है कि वररुचि के ग्रंथ का क्या नाम था, तो इसका नाम था प्राकृत प्रकाश। भाषा के 4 भेद हैं, महाराष्ट्री, पचासी, मगधी, शेरसुनी। वररुचि ने भाषा के 4 भेद बताए हैं। कौन से? महाराष्ट्री, पचासी, मगधी, शेरसनी, जिसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। हेमचंद ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ प्राकृत व्याकरण में प्राकृत भाषा के 3 भेद बनाए हैं। हेमचंद भी बहुत इंपॉर्टेंट माने गए हैं। वररुचि ने 4 बताए और हेमचंद ने 3 बताए। कौन से हैं? अर्शी, अर्धमगधी, चुलिका, पचासी, अपभ्रंश, ये 3 हो गए। ठीक है। उसका हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। अगर पूछा जाए प्राकृत का पाणिनि किसे माना गया है, तो पाणिनि हेमचंद को माना जाता है। पाणिनि बहुत बड़े आचार्य हैं जो। ठीक है। हेमचंद की चुलिका 85 को ही आचार्य दंडी ने भूत भाषा कहा है। हेमचंद की चुलिका 85 को आचार्य दंडी ने भूत भाषा कहा है। हेमचंद को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है। हेमचंद जी ने द्रव्यशाय काव्य की रचना की। हेमचंद जी ने किस काव्य की रचना की? तो द्रव्यशाय काव्य की। महाराष्ट्री, प्राकृत को मूल स्थान महाराष्ट्र है। या डॉक्टर हालने के अनुसार महाराष्ट्री का अर्थ होता है राष्ट्र की भाषा। ठीक है। महान राष्ट्र की भाषा। इसके अंतर्गत राजपूताना तथा मध्य प्रदेश आ जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए महाराष्ट्र के अंदर कौन से देश आते हैं, तो राजपूताना और मध्य प्रदेश आ जाता है। ठीक है। डॉक्टर हालने के अनुसार ये महाराष्ट्र की भाषा है। इसका मूल स्थान प्राकृत का महाराष्ट्र है।
उसके बाद आ गया शेरशानी प्राकृत। शेरशान का यहाँ मथुरा के आसपास की बोली थी। मध्य प्रदेश की भाषा होने के कारण शेरशानी का बहुत आदर था। शेरशानी मूलतः नाटकों के गद्य की भाषा थी। जो शेरशानी थी वो मध्य प्रदेश की भाषा है, ठीक है। ये नाट्य गद्य की भाषा है, नाटकों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद इस शेरशानी के भी आगे बताए गए हैं। विद्वान शेरशानी का आधार वरुचि, विद्वान शेरशानी ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤ ਦਾ। ਵਰੁਚੀ ਇਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੀ ਜਨਨੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਠੀਕ है। राम शरणन ਇਹਨੂੰ महाराष्ट्री ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। पुरुषोत्तम ਇਹਨੂੰ संस्कृत और महाराष्ट्री दोनों की जननी मानते हैं, ठीक है। ऐसे हमारा ये आज का भाषा का छोटा सा टॉपिक खत्म हो गया। मध्यकाल की जो भाषाएं थी ना, वो हमने आपको बताई थी, वो उसमें से हमने महाराष्ट्रीय और शेरशानी प्राकृत कर ली है। आगे हम नेक्स्ट करेंगे जैसे मगधी, ठीक है, ये करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।